जी, अस्सलाम वालेकुम। तो टेक थ्री। अच्छा, तो बड़े लाइटर नोट से शुरू करते हैं। जिसने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी और वो अभी मेरी वीडियोस पे जंप इन हुआ है, तो मेरा नाम कल्बे हुसैन है और मैं एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा हूँ एक प्राइवेट कंपनी में। और मेरा बैकग्राउंड बड़ा सिंपल सा है। तो मेरे ये वीडियोस और व्लॉग्स बनाने का जो सिलसिला है वो थोड़ा पुराना है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसको रेगुलरली शुरू कर रहा हूँ। तो पिछले वीडियोस जिसने अगर नहीं देखे तो वो देख ले। एक ब्रीफ हिस्ट्री मिल जाएगी मेरे बारे में कि मैं क्या करता था और अब क्या करता हूँ। लास्ट वीडियोस में मैंने अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं कैसे इस फील्ड में आया, तो और कैसे हर कोई आ सकता है। अभी उसके बारे में मैंने डिस्कस करना है। और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि आगे मेरा क्या प्लान है। तो अगर किसी ने पिछले वीडियो मिस की है तो प्लीज़ वो जाके देख ले। और जो इस वीडियो में डिस्कस करना है वो बेसिकली मेरा जो कंटेंट है जो मैं रखूँगा आइंदा व्लॉग्स में, तो वो बस यही होगा कि आप लोगों को मोटिवेशन दूँ कि एवरीबडी कैन डू एवरी थिंग। कुछ भी कर सकते हो आप लोग। क्योंकि मैं एज ए बैंकर अपनी जो थी फील्ड जो ज्वाइन की थी, बैंकर बोलेंगे उसको या एज ए नॉन टेक्निकल ऑफिसर, कुछ भी आप कह सकते हैं। खैर, ये टेक्निकल नहीं था बाय द ऑल मीन्स। तो लोगों को मोटिवेशन मिले कि हर कोई हर चीज़ कर सकता है, बस कुछ थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहने की और डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी के लिए मैं आपके लिए एक सेशन लेके आया हूँ जिसमें आपको थोड़ा एजुकेट किया जाए कि हाउ थिंग्स वर्क और किस तरह ये चीज़ें काम करती हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ अपने करियर की तरफ, तो एक थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दोबारा से दे देता हूँ। मैं एक अंडर राइटिंग ऑफिसर एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, जो कि एक प्राइवेट फर्म थी ऑफ कोर्स। लेकिन एट सम पॉइंट मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं जॉब करता हूँ इसमें ग्रोथ नहीं है। अच्छा, ये चीज़ मुझे हमेशा से पिंच करती थी कि मतलब मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये मेरे शायद मेरे अंदर बिल्ट इन थी। तो मेरे से पिंच करती थी कि मैं जो है वो एक ऐसी सस्टेनेबल जॉब या बिजनेस करूं जिसके अंदर एटलीस्ट जो ना ग्रोथ हो। ठीक है, तो मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या करना है बेसिकली, लेकिन मैं ऑब्ज़र्व करता था चीज़ों को। ठीक है, अगर मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी में था तो वहाँ लोगों को ऑब्ज़र्व करता था, वो काम कैसे करते हैं, उनके कितने डिपार्टमेंट हैं, किस डिपार्टमेंट में मैं एडजस्ट हो सकता हूँ जो ग्रोथ लेके आए मेरे लाइफ में। तो इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ। तो मेरे जहन में यही रहता था हमेशा कि मैं ग्रो कैसे करूँगा ना। तो जिसने मुझे मतलब काफ़ी मोटिवेट भी किए रखा इस पूरे सिनेरियो में। तो ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने इसको ना जहन में रखनी है। जब तक कि आप अपने अंदर से एक वो बिल्ट इन जो विश है ना वो नहीं बिल्ड करोगे, मतलब उसको बिल्ड नहीं करोगे, तो आपको नहीं पता कि आपने क्या करना है। आप एक जगह स्टक होकर रह जाओगे। तो ये ग्रो फैक्टर जो है आपकी विश टू ग्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है। कुछ लोग खुश हैं अपने डेली रूटीन में, तो कुछ कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे अपनी लाइफ में, अपने मतलब रूटीन में, जो एक ही जॉब करते हैं और हमेशा जाते हैं उधर, सब सारी उम्र उन्होंने गुजारी है वहाँ। तो मुझे नहीं लगता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि मतलब मेरा उस तरह से काम करने का तरीका नहीं रहा। हो सकता है लोगों को अपनी सस्टेनेबल लाइफ पसंद हो। इसमें मेरा जो है पॉइंट ऑफ व्यू शायद गलत भी हो सकता है। मैं इससे हमेशा इस पर रिजिडली कायम नहीं रहूँगा। लेकिन ये मुझे पिंच करता था, जो मुझे जो लगता था कि मैं एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, मतलब मुझे ग्रो करना है बाय द ऑल मीन्स। मुझे बस फील होता था कि ग्रो करना चाहिए। तो हुआ कुछ यूँ कि इंश्योरेंस कंपनी में जिसमें मैं था लास्ट से पहले वाली में,
या उससे भी पहले वाली में, मुझे अब सही तरीके से याद नहीं है। तो मुझे याद पड़ता है कि मुझे ग्रो करने के लिए एक पूरे फेज़ से गुज़रना पड़ा। मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा जिसमें मुझे लगता था कि 50-50 चांस है। ऑफ कोर्स इसी तरह ही होता है कि जब भी आप डिसीजन लेते हो तो उसमें 50-50% चांस होते हैं कि आप या तो डिसीजन लेके वो आपके हक में डिसीजन बेहतर हो सकता है, या ऑफ कोर्स यू कैन लूज़ और यू कैन विन। तो ये बहुत एक 50-50% चांसेस होते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि मेरा डिसीजन वो जो है वो सही भी साबित होगा कि नहीं। लेकिन मेरे जो स्विच था, बेसिकली वो जॉब स्विच नहीं था, वो डिपार्टमेंट स्विच था। हमारे इंश्योरेंस कंपनी में एक बैक ऑफिस जॉब होती है, एक हमारी जो होती है मार्केटिंग की जॉब्स होती हैं। तो ये जॉब्स वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में या बैंक्स में काम किया हुआ है। तो बैक ऑफिस का थोड़ा सा रिलैक्स माहौल होता है, उनके टारगेट्स नहीं होते और इस तरह की चीज़ें नहीं होती। लेकिन ऑफ कोर्स टारगेट्स नहीं होते और इस तरह का एक रिस्क फैक्टर नहीं होता, तो उनकी सैलरी भी स्टैटिक सी होती है। मतलब उनका ज़्यादा जो सीन है वो मतलब एज ए सैलरी एज ए इनकम तो ज़्यादा नहीं होता, मतलब डायनामिक नहीं होता। फॉर एग्जांपल ऑन द अदर हैंड आपके जो मार्केटिंग की टीम है वो अच्छा कमीशन भी ले रही होती है, और उनके क्लाइंटेज और इस तरह की सारी गुडविल जितनी भी है वो उनका सब एक एक किस्म का आप समझ लो कि एक स्टैंडर्ड किस्म का ना सीन होता है। वो प्रीमियम क्वालिटी के लोगों से मिलते हैं, ऑफ कोर्स सीईओज और पता नहीं कितने लोगों से कैसे कैसे, क्योंकि उनको डील्स करनी होती हैं, उनको ऑफर्स देनी होती हैं। तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग जो है वो अपर लेवल की बॉडी करती है। तो ऑफ कोर्स उनका जो सिटिंग और उनके जो गैदरिंग्स होती हैं वो काफ़ी प्रीमियम क्लास की होती हैं। तो मुझे लगता था कि शायद ये जो है ना ये एक बड़ी जैसे कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, तो मुझे लगता था कि शायद ये बड़ी एलिगेंट और प्रीमियम टाइप जॉब है। मुझे एक ये चीज़ नज़र आई और मैंने सोचा कि मैं अपना बैक ऑफिस से स्विच करके मैं मार्केटिंग में स्विच कर रहा हूँ। तो वो डिसीजन मेरा बैक फ्लिप कर गया, मुझे बहुत ज़्यादा बैकलैश कर गया ना। मतलब वो डिसीजन मुझे ऐसे हुआ कि मैंने एक डिपार्टमेंट से एक कंपनी से छोड़ के ये डिपार्टमेंट करंट एज ए इंटर्न ही चला गया। हालांकि मैं एक ऑफिसर लेवल असिस्टेंट ऑफिसर के तौर पे एक उसमें कंपनी में था। मैं कंपनी मेंशन नहीं इसलिए कर रहा क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये इफ़ेक्ट करेगी किसी उसके ऊपर। तो इसलिए अभी से ही इस चीज़ को एहतियातन से लेके चलते हैं कि अभी किसी भी कंपनी का मैं कोई जिक्र नहीं करूँगा कि किस में क्या किया था मैंने। खैर, तो मैंने एक कंपनी में बैक ऑफिस पे जिसमें काम करता था उससे स्विच करके मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की और एज इंटर्न की। ठीक है, इंटर्न मार्केटिंग, मतलब उनके एक शुरू किया उन्होंने। जो आपको याद हो बड़े 10 साल पहले या 7-8 साल पहले ये प्रोग्राम, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुए थे, जिसमें उनको ट्रेन भी करते थे और उनको एक इंटर्नशिप वगैरह कर मतलब बाद में हायर भी कर लेते थे। तो एज ए ट्रेनी मैनेजर जो था ना, हम मैं उधर कंपनी में चला गया। लेकिन वो मैं गया मार्केटिंग में। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि मार्केटिंग की अलिफ बे। मुझे ये पता था लोग कैसे काम करते हैं, लोग कैसे मतलब लोगों को फैसिनेट हो गया था, समझ सकते हैं आप। तो फैसिनेट होके तो मैं मार्केटिंग में चला गया। मुझे नहीं पता था कि मार्केटिंग की मतलब उसकी नो हाउ इतना कुछ ख़ास नहीं था। बुकिश नॉलेज था, इतना ज़्यादा काम नहीं आता था। बीबीए के अंदर तो आपको पता है बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें डिस्कस होती हैं जो मार्केटिंग में, या इस तरह करके जो बुक्स होती हैं। यार हमारी मार्केट कोई थोड़ा सा डिफरेंट है, ये एक अलग टॉपिक है, ये बहुत लंबा चौड़ा कहानी खुल जाएगी। उसको अभी तक स्किप करते हैं। तो मैं मार्केटिंग में चला गया जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम था। वो उसमें ही मैंने कोशिश कर दी, बैंकों में शुरू हो गया जाना और मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइंट्स के साथ मैंने अ, उठना बैठना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स मार्केट जो है ना, मार्केट बहुत बहुत सैचुरेटेड हुई थी हमारी उस टाइम। सैचुरेटेड मतलब कि हर कोई
हर दूसरे बंदे से काम ले रहा था। हर मार्केटिंग का बंदा जो बड़े थे, पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, मार्केटिंग मैनेजर्स, उनको काम मिला हुआ था और वो क्लाइंट्स उनके साथ अच्छा खासा खुश थे। ऑफ कोर्स वो उनके क्लाइंट पुराने होने की वजह से उनको डिस्काउंट्स रेट मिलते थे उनके प्रीमियम में, तो जो कि हमें नहीं मिल सकते थे। तो हम उनको ऑफ़र नहीं कर सकते थे अपनी मर्ज़ी से थोड़ा रेट। तो वो पहले से मौजूद बड़े क्लाइंट्स जो बड़े मार्केटर थे उनसे डिस्काउंट लेके, तो उनका एक पूरा एक मैकेनिज़्म बना हुआ था जिसमें मैं फिट इन ही नहीं हो सकता था। कह सकते हैं मेरा पुअर डिसीजन था। मैंने ठीक से स्टडी नहीं किया होगा, रिसर्च नहीं की होगी, व्हाट्सएवर। वो डिसीजन मेरा बैकलैश कर गया, मुझे नहीं पता, मतलब मुझे आइडिया नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ इसमें ये चीज़ है कि उस डिसीजन ने मुझे जो है एटलीस्ट मुझे इस काबिल किया कि मैं वो रिस्क उठा सकूँ। ठीक है, जब मैंने रिस्क उठाया तब मुझे चीज़ें समझ आने लगी। डिसीजन जब भी आपका गलत साबित होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं पाया, आपने एटलीस्ट एक्सपीरियंस लिया है। ठीक है, और वो एक्सपीरियंस ही काउंट करता है, और उस एक्सपीरियंस की ही बेस पे आप आगे जो है वो सर्वाइव कर सकते हो। तो डिसीजन मेकिंग जो है ना, डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा आप ज़र ज़मीन और इस तरह की एक वीडियो है एक भाई की, मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, बहुत फेमस वीडियो और मिलियंस व्यूज़ हैं, वो आप देखो। उन्होंने बहुत एक्सप्लेन करके उसमें मतलब चीज़ों को डिस्कस किया है कि डिसीजन मेकिंग क्या चीज़ है। तो मैं उसके ऊपर लेक्चर नहीं दे सकता अभी। वो एक जो है एक अलग से एक वो भी जो टॉपिक है बड़ा हैवी है। तो मैं अपने आप को इतना दानिशमंद भी नहीं समझता कि मैं आपको उसके ऊपर लेक्चर दूँ कि डिसीजन मेकिंग। हाँ, मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बता सकता हूँ कि मुझे डिसीजन मेकिंग से एटलीस्ट क्या मिला। तो मैं दोबारा से ऑफ ट्रैक हो जाता हूँ। तो मार्केटिंग की जॉब थी, मुझे बैकलैश मिला। मुझे 6 महीने इंटर्नशिप करके या अबाउट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी था, तो मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिले। ऑफ कोर्स कंपनी को भी नहीं मिले, मुझे भी नहीं मिले। तो कंपनी ने एज ए पे रोल रख लिया मुझे कि आप सिर्फ बिज़नेस लेके आओ, आपकी सैलरी नहीं है और आपके बिज़नेस पे ही काम चलेगा, मतलब प्रीमियम आएगा, आपको कमीशन मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो मेरा काम नहीं करना था, क्योंकि एज ए मार्केटिंग मतलब एज ए MTO होके भी मेरा कंपनी के साथ जो था उसके बावजूद मेरा उसमें नहीं आया। हालांकि मेरे विजिटिंग कार्ड्स भी बन गए और ये वो सब कुछ, लेकिन फिर भी ना हो सका। तो मुझे नहीं लगता था कि भाई आगे भी ये चीज़ चलेगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ये चीज़ ले आई कि ये मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे जो इस डिसीजन के जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो नज़र आने लग गए। ऑफ कोर्स मैं एक बेरोज़गार बंदा हो गया। ठीक है, एट सम पॉइंट जिसके अंदर मेरी जॉब नहीं थी और कुछ भी नहीं था। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि हमारे वाले साहब की रिटायरमेंट होती है। तो उस रिटायरमेंट पे उनको एक लमसम अमाउंट मिलती है, जो कि हर एक रिटायर्ड ऑफिसर को मिलती है एज अ PF और वट एवर। तो वो हमें मिली, तो हमने फिर उधर से एक छोटा मोटा काम शुरू किया दूध का, वो भी एक लंबी कहानी है। तो उससे भी हमारा लॉस निकला, और वो भी एक एंड हुआ हमारा एक हैवी लॉस के अंदर, या कुछ कह सकते हो कुछ रिकवरीज के अंदर, या कुछ मतलब व्हाट्स एवर। लेकिन वो भी नहीं चला बाय द ऑल मीन्स। तो जब ये चीज़ें सामने आने लगी, इसका 2 साल, 1-2 साल तकरीबन मुझे इसी तरह रह गया। पेंशन ये वो, मतलब इकोनॉमिकल डाउन देखा मैंने अपने आप को। हमारे जितने भी मामला थे फाइनेंशियल, जो इश्यूज शुरू हो गए। तो मुझे लगा मुझे जो है ना कुछ नया और कुछ बड़ा करना चाहिए। मतलब इस तरह नहीं हो सकता, मतलब शॉर्टकट्स नहीं है कोई। तो जब मैंने अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेज किया, अपने आप को थोड़ा सा मतलब अपने आप को थोड़ा समेटा और सोचने लगा कि करना क्या चाहिए, जो भी शॉर्टेस्ट वे है वो देखूँ मैं, या मतलब स्किल ले लूँ कोई नहीं, या कुछ भी इस तरह का हो। तो मैंने काफ़ी कोशिश शुरू शुरू कर दी, रिसर्च शुरू कर दी। रिसर्च मतलब इतना हमारे तब चैट
जीपीटी नहीं था और इस तरह का गाइडलाइन कोई भी देने वाला नहीं था बेसिकली। तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सीएसएस की तैयारी करूं। तो मैंने एक दोस्त के साथ डिस्कस किया और हमेशा की तरह ये दोस्त जो मुझे जिक्र करता हूँ वही फरहान है। और उस दोस्त के साथ जब जिक्र किया तो उसने कहा ओके है, मतलब उसको समझ आती थी चीज़ों की, वो काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा, मतलब मुझे जिससे दोस्तों में काफ़ी बैठता उठता हूँ तो माशाल्लाह काफ़ी वो लोग इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ये जो था एक कुछ एक डिफरेंट पर्सनैलिटी रखने वाला बंदा था। इसको इसको काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर मतलब ग्रिप थी, इंग्लिश, साइकोलॉजी और इस तरह की चीज़ों के ऊपर। तो उसने मुझे बताया कि मैंने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जो सब्जेक्ट आउटलाइन मैंने सीएसएस की निकाली तो उसको दिखाई, तो वो कहता हाँ इसकी बेहतरीन तैयारी करवा सकता हूँ मैं। तो मैंने कोई एकेडमी या कुछ भी ज्वाइन नहीं किया और मैंने सीएसएस के पेपर की एडमिशन भेज दिया। अच्छा, तो जब सीएसएस का एडमिशन भेज दिया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ आम चीज़ नहीं है, ये काफ़ी टफ चीज़ है। क्योंकि ऑफ कोर्स एक तो आपके सीएसएस के जो 12 पेपर हैं, एक तो वो हैं और उनमें भी पासिंग मार्क्स लेना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। इसके अलावा उसके बाद जो वाइवा वो से है तो वो भी एक एक पूरा एक जो है वो एक पहाड़ है जो सर करना होता है, तो वो इतनी छोटी चीज़ नहीं थी। लेकिन ये मुझे लगता है कि जब मैंने सीएसएस के पेपर दिए, जब सीएसएस की तैयारी कर रहा था, तो मैंने जो है अपना पूरा ज़ोर लगा दिया था कि मुझे, मतलब मैं पासिंग मार्क्स के लिए तैयारी नहीं करता था, मैं करता था तैयारी एटलीस्ट 70 to 80% के लिए। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जब तक 80 और 90% जो पास पेपर जो मैंने किए हैं वो, मतलब उसके जो पास पेपर होते थे वो मिलते थे, ऑनलाइन पढ़ा होता था सारा कुछ। तो उसके पास पेपर मैं निकाल के अपने आप की असेसमेंट करता था कि कम से कम इतना हो कि मैं ये पेपर्स जो हैं पास्ट 5 years पेपर जो हैं, ये मैं इनके अंदर 80% तक वो कर सकूँ ना, स्टडी इतना मैं कोशिश करता था वो करूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि पेपर तो मैंने दे दिए, उसके बाद जब रिज़ल्ट का टाइम आया तो ऑफ कोर्स वो इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं था कि मैं उसमें पास हो जाऊँ। और मतलब कि इस तरह के मैंने कुछ सब्जेक्ट्स जो थे वो, एक आधा जो सब्जेक्ट था वो मैंने पास किया था टू बी फेयर, तो बाकी जो थे ऑफ कोर्स वो फेल ही थे। क्योंकि अब एक जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें 40% चाहिए होता है, आई सपोज, मुझे याद नहीं है, लगता है मुझे, ठीक है। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें 33% आई थिंक। तो खैर वो जो 6-12 सब्जेक्ट थे, वो जो पेपर था, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, मेरा एक्सपोयर कम था, कुछ भी जो भी फैक्टर्स लगे, तो एटलीस्ट जो है ना वो मैंने सीएसएस के पेपर दे दिए थे और रिज़ल्ट भी आया और इतना ख़ास नहीं था। लेकिन बाद मीन वाइल मेरी मैंने एक अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए, एटलीस्ट ताकि मैं घर वालों के ऊपर बर्डन ना बनूं, तो मैंने एक स्कूल में जॉब कर ली थी और उसके साथ मेरे जितने भी वो चलते थे स्कूल, एटलीस्ट मेरी पॉकेट मनी निकल आती थी, पेट्रोल निकल आता था, तो मैं उस तरह चल रहा था। उसके बाद मेरी फिर एक मज़ीद एक इंश्योरेंस कंपनी फिर जॉब होगी, फिर वो थोड़ी सी कंटिन्यू रही, फिर मेरा करियर स्विच जो हुआ वो बिल्कुल डिफरेंट हुआ, नॉन टेक्निकल से टेक्निकल पे। अब अभी उस पर नहीं आते, अभी रुकते हैं इस पे सीएसएस के पेपर्स में। इन्होंने इन पेपर्स ने मुझे बदला कैसे, मतलब इन पेपर्स ने ही इस तरह का क्या किया कि मैं इतने बड़े स्टेप ले चुका जो बाद में मैंने लिए। जैसे मतलब करियर सोच किया था ना, मतलब बहुत ज़्यादा एक हार्ड डिसीजन था। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब मैं अपने आप को बहुत तोप चीज़ नहीं समझता, ठीक है। मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे लगता है कि शायद मेरी तरह के और भी लोग होंगे तो इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा पर्सपेक्टिव भी आपके सामने होना चाहिए, जो एक, अगर बाकी लोग भी हैं तो मेरा भी एक एडअप हो जाए, जो कि लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्ट करे कि आप कुछ करें। और मतलब सब कुछ मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, एटलीस्ट तो इम्पॉसिबल नहीं है।
मेरा प्रॉस्पेक्टिव ये एक एडअप हो जाए बाकी लोगों के साथ, तो मेरा मतलब मैं अपने आप को यूनिक चीज़ नहीं समझता, बड़ी तोप चीज़ नहीं समझता इस मामले में। तो खैर वो सी एस एस के पेपर पे रुकते हैं हम। सी एस एस के पेपरों ने मुझे मेरा जहन खोला। मतलब आप एट अ टाइम 12 सब्जेक्ट पढ़ते हो, जिसमें शायद आपका इंटरेस्ट ना भी हो कुछ सब्जेक्ट्स में, लेकिन मुझे ऑफ कोर्स था। मुझे इस्लामिक स्टडीज़ में इंटरेस्ट था, मुझे पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट था। दो सब्जेक्ट्स में इन दो सब्जेक्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस होने की वजह से ही मैंने सी एस एस की पेपरों की तैयारी की थी। और हाँ, ऑफ कोर्स एक बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का था। तो मतलब इन 12 सब्जेक्ट की जब आप स्टडी करते हो और जब मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज पढ़ते हो, जो कि पता नहीं कितने कितने हैवी राइटर्स ने लिखी होती हैं और फ़िलासफ़ी लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल अरिस्टोटल थ्योरी होती है, और कार्ल मार्क्स थ्योरीज होती हैं, ये कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ये सब जो पॉलिटिकल स्टडीज़ में होता है, ये चीज़ आपको आप नहीं रहने देती। ये बिल्कुल आपको बदल के रख देती हैं, क्योंकि आप सोचने लगते हो। सी एस सिक्स पेपर ने मुझे एक होप दी कि मतलब अगर सी एस एस के पेपर में ही सिट इन भी हो गया तो इट्स अ बिग अचीवमेंट कि मैंने उसमें, और मैंने कोई अकेडमी नहीं रखी थी। कीप इन माइंड, मुझे इस चीज़ की किसी चीज़ की भी नहीं मैंने अकेडमी रखी कि मतलब एक सब्जेक्ट की। लोगों ने मुझे कहा, लेकिन मैंने कहा अगर पास होना होगा तो मैं ऐसे ही हो जाऊँगा। मतलब कॉमन है, सब कुछ नेट पे पढ़ा हुआ है, बुक्स पढ़ी हैं, आउटलाइन दी हुई है। तो मुझे ऐसा क्या मतलब 5 साल पेपर ही पढ़ाएंगे ना, मतलब वो भी कि 5 साल पेपर में ये आया था, मतलब उन्होंने भी यही पढ़ाना है ना। अब सब्जेक्ट्स तो पढ़े हुए हैं, मेरे दोस्त मेरी तैयारी करवा रहा है, तो वो एज अकेडमी ही यूज़ कर रहा है ना। तो मुझे नहीं पता, एक मुझे एडअप नहीं लग रही थी वो चीज़, एक मुझे एक्सपेंस ही लग रहा था सब। ये एक नया एक्सपेंस होगा कि अकेडमी में एडमिशन भरो, पैसे भरो, और पता नहीं उसका आउटकम आए कि ना आए, क्योंकि डिपेंड तो मेरे ऊपर ही कर रहा है ना कि मैंने राइटिंग अच्छी लिखनी है, थ्योरीज अच्छी लिखनी है, या कुछ भी। तो इंटरनेट की भी काफ़ी हेल्प आउट, यूट्यूब से भी मैं ले सकता था। इसमें बड़ी एक बड़ी डील नहीं थी तो मेरे लिए। तो हो सकता है अकेडमी रखता तो शायद कुछ बेहतर होता, मुझे नहीं पता, कभी गया ही नहीं। खैर एक अटैम्प्ट मैंने तब दी थी और एक अटैम्प्ट मैंने बाद में दी थी। मैंने 2 अटैम्प्ट्स दी सी एस एस की, और सेकेंड टाइम जो अटैम्प्ट दी ना, दैट वाज क्वाइट गुड। मतलब एक दोस्त ने मेरे से बोला था एक रिज़ल्ट कार्ड देख के मेरा कि कल भी यू कैन डू बेटर, मतलब नेक्स्ट टाइम जो है ना, हो सकता है तो वाइवा वो से तक जाए। तो मतलब तब मुझे लगता था शायद ठीक कह रहा है, शायद गलत कह रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं तीसरे अटैम्प्ट की तो वो हिम्मत नहीं रखता था। तो खैर थोड़ा एज भी था कि एज भी ओवर हो गई थी तब। मेरा ख्याल है मेरी एज लिमिट गुजर गई थी उससे। खैर मुझे बॉदर ही नहीं किया। तो मुझे बेसिकली जो जॉब मिली दोबारा से, तो वो इतनी कुछ ख़ास नहीं मिली। वही नॉन टेक्निकल और बड़ी स्टैटिक किस्म की जॉब जो मैं पहले की थी, वो मैं दोबारा ही चला गया था उसमें। तो एक ये जो शिफ्ट आया था ना मार्केटिंग में, फिर सी एस एस, फिर और बिजनेस, फिर स्कूल, तो इसने मुझे अंदर ही अंदर ना मतलब रखा कि यार नहीं अभी मतलब दोबारा उधर ही जा रहा है तो ये तो काम ख़राब है। मतलब मुझे लगा कि कुछ बेहतर करना चाहिए, और बेहतर करना चाहिए। तो मुझे लगा था वो तो एंड है। मतलब जिस इंश्योरेंस कंपनी में गया था लास्ट में, जिसमें छोड़ी थी ना, वो लास्ट कंपनी जो थी ना, वो बहुत अच्छे लोग थे। और उधर के जो मैनेजर साहब थे वो बहुत अच्छे लोग बंदे थे। तो मैं अभी मेंशन नहीं कर सकता। तो वो काफ़ी अच्छे लोग थे। तो मुझे लगा था ये अब दिस इज़ द एंड के, मतलब मैं इधर से अब शायद बूढ़ा होकर निकलूँगा, मैं सारी उम्र यही जॉब करनी है। लेकिन ऑफ कोर्स एक पिंच करता रहा कि ग्रो करना है, ग्रो करना है। मतलब मेरी ईगो समझ लो आप, या कुछ भी, तो मुझे नहीं अच्छी लगती थी कोई आके मुझसे बात करे इस तरह के, यार इस तरह नहीं करना था, ये करना था, वो करना था। हमारे कल्चर है इसमें जो इंश्योरेंस कंपनीज में है ना, तो थोड़ा बॉसी बिहेव होता है, और ये वो जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता था, वो कभी नहीं पसंद रहा। उसके अपने एक रीजंस हैं क्यों नहीं पसंद था, और ये वो ऑफ कोर्स किसी को नहीं पसंद होता, कुछ अपने मजबूरियाँ ऐसी बैठते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। कौन नहीं चुप करके बैठता हो ना, मैनेजर को तो कोई भी सुना सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल एक गैप आने के डर से, और इन लोगों मतलब
ऑफ कोर्स लोग डरते हैं कि कहीं जॉब ना चली जाए, मैनेजर्स जिस तरह बॉस बिहेव करते हैं बेचारे बर्दाश्त भी करते हैं। और कल्चर मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा कोई डिफरेंट है हमारे किसी बैंकिंग सेक्टर का या इस सेक्टर का जिसमें मैंने काम किया है। खैर ये एक ये भी एक मज़ीद एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी, और इसमें मैं घंटों बोल सकता हूँ कि क्या चलता है इधर क्या नहीं है। तो खैर वो जिसमें मैं था कंपनी में, वो भी अच्छी मतलब अच्छे लोग थे, वो भी मैनेजर अच्छा था, सब कुछ ठीक था, बेहतरीन था। लेकिन एक एक चीज़ थी उधर भी इनकम जो थी ना वो सही नहीं थी। ऑफ कोर्स मेरी नीड्स जो थी वो कुछ ज़्यादा थी, मतलब नीड्स को आप इस तरह डिफाइन कर लें कि एक्सपेंस मेरे ज़्यादा थे। एक्सपेंस ज़्यादा होने की वजह से तो मैं मीट नहीं कर सकता था वो चीज़ें। तो एक दफ़ा फिर उसके बाद मेरा जो फेज़ स्टार्ट होता है, जो मैं सेकंड फेज़ है जिसको मैं एक अपने करियर में अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक जो है वो कंसीडर करता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ की एक बड़ी अचीवमेंट होती है। मतलब इसको मैं समझता हूँ कि जो मैंने करियर को शिफ्ट किया, तो अ, उस कंपनी के बाद फिर इंश्योरेंस के बाद तो मैं डायरेक्ट फिर जो है उसके ऊपर आया। एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर मैंने काम सीखना शुरू कर दिया। तो ये एक लिटिल बिट बैकग्राउंड मोर एक्सप्लेन करने के लिए कि मेरे टर्निंग पॉइंट्स जो थे वो मैंने कैसे अपने उसमें लाइफ में लिया। मतलब इसका जो मेन मकसद जो है चीज़ों को बताने का, मेन मकसद ये है कि मतलब मेरी जो बीबीए है, बीबीए ऑनर्स मैंने किया हुआ है, और नॉन टेक्निकल डिग्री है, आपको लोगों को पता होगा। तो उसमें 2.41 से मैंने जो है वो बीबीए किया हुआ है। या मुझे नहीं पता ऑन द रिकॉर्ड इसको लेके आना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन आप ये देखें, अब आई वाज सो डम, मैं बहुत डम था, बिल्कुल नहीं पता होता था चीज़ों का, मैं पढ़ता नहीं था। ठीक है, ये मेरे दोस्त है, मतलब यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं कुछ जो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, और ये वो इधर उधर। तो एक दोस्त तो बड़ा हैरान हुआ था, वो किसी आईटी फर्म में ही है, तो एचआर है माशाल्लाह, वेरी गुड। और जब मैंने उसको बताया तो वो कहता तुझे कैसे, मतलब वो कहता मैं नहीं मानता इसको कि तुझे ये चीज़ें आती हैं। जब मैंने फ्रेमवर्क्स और मैंने अपने उसकी टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताया तो उसको यकीन नहीं आया था। तो ये शिफ्ट आया इसलिए क्योंकि मैंने इम्पॉसिबल डिलीट किया अपनी लाइफ से ना। तो मतलब मैंने सोचा कि अगर मतलब कोई और भी कर सकता है, अगर सीएसएस जो पास करते हैं वो लोग ही होते हैं ना, मतलब कोई ऊपर से तो नहीं उतरते। ऑफ कोर्स कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपके अंदर कमियां होती हैं, उनकी वजह से आप पास नहीं कर सकते या कुछ भी, मतलब। लेकिन कुछ तो है ना जो लोग पास करते हैं, तो वो आप क्यों नहीं बन सकते। तो मेरे जहन में हमेशा ये होता था कि अगर वो कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्त थे डेवलपर, तो मैंने कहा था अगर ये काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स टाइम टेकिंग होगा, सीख तो जाऊंगा ना, इतनी रॉकेट साइंस तो नहीं होगी ना। तो कंसिस्टेंसी जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने हर किसी को बताता हूँ, मैं अपने बच्चों को जिनको ट्रेनिंग देता हूँ उनको बताता हूँ, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी आप कितनी इम्पोर्टेंट है। आप अपने मोटिव पे कितना कंसिस्टेंट रहते हो, आप जो स्किल ले रहे हो उसके लिए आप कितना कंसिस्टेंट रहते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ऑफ कोर्स चीज़ें जो हैं वो बाज़ अवत समझ नहीं आती, लेकिन जब आप इस चीज़ में एक मतलब एक मुश्किल चीज़ में आप अपने आप को इंडल्ज करना शुरू कर देते हो, इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हो, तो आपकी जो सोचने की ताकत होती है वो बढ़ने लग जाती है। आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लग जाते हो जब आप मुश्किल चीज़ें करते हो। ठीक है, तो आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है, सोचने का ज़ाविया बदल जाता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बदल बदल जाती है आपकी। जो मतलब बहुत कुछ है जो आपका जो है इम्प्रूव हो जाता है। बेसिकली मैं तो इसको इम्प्रूवमेंट कहूँगा, क्योंकि जितना मुश्किल काम होता है वो उतना इंटेलिजेंट कहता है आपको। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में कितनी
आसानी वाली चीज़ें करते हो या मुश्किल चीज़ें करते हो, यही चीज़ें आपको जो है बेहतर करती हैं लाइफ में, मुझे लगता है। ये इट्स माय ओपिनियन। तो मुझे मतलब आई डोंट नो कि हर कोई एग्री होगा, लेकिन ये जो अ, ये जो एक वो जो मोटिवेशन है, आपको ये स्पार्क है जो आपके अंदर हो शायद, तो मैं वो स्पार्क जो है ना, वो आपको दोबारा से एक समझ लो कि मैं आपको मोटिवेट उस स्पार्क के ऊपर करने आया हूँ कि ब्रो आप कर सकते हो। ठीक है। खैर, ये सेशन काफ़ी लंबा हो गया। मुझे नहीं लगता था कि इतना लंबा होगा। ये ऑलरेडी 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो मैं इतना लंबा मैच करना नहीं चाहता था। मैं 15-16 मिनट की वीडियो रखना चाहता था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं मतलब एक्सप्लेन करूँगा सब कुछ तो बड़ा अच्छा होगा आप लोगों के लिए शायद, और मज़ीद आसानियाँ हो जाए। तो खैर, प्लीज़ कमेंट और शेयर लाजमी करें ताकि मुझे पता चले। कमेंट्स जो हैं वो बेसिकली मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। शेयर शायद आप जो करें तो बहुत बेहतर होगा। खैर, कमेंट्स आपके इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि मुझे एक फीडबैक मिले कि जो मैं ये जो शुरू कर रहा हूँ ये बेहतर भी है कि नहीं। और जो भी आपके कमेंट है, फीडबैक मुझे लाजमी दें अगर कोई सुन रहा है तो। और अगर मेरी बातें बुरी लगी हैं तो वो भी बताए, अच्छी लगी हैं तो ऑफ कोर्स वो भी बताए, ताकि मुझे पता चले। इट्स नॉट कि मैं मतलब साइलेंटली मैं कहीं लगा नहीं हुआ, कोई तो है जो सुन रहा है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक और सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।